चलो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रूरल डेवलपमेंट। क्या लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर, ध्यान से पढ़ते हैं। चलो, रूरल डेवलपमेंट। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज। इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल कहाँ पे रहते हैं? रूरल एरियाज के अंदर। वे डू नॉट हैव एक्सेस टू द, उनके पास क्या नहीं होता? एक्सेस नहीं होता टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अराउंड 22% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। 20% ऑफ द 22% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 100 में से कितने लोग? 22 लोग। और 22 लोग पॉवर्टी लाइन का मतलब जानते हो कि डेली एक बंदा कितना कमाए तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है? मेरे ख्याल 20 रुपए है उसकी जो लिमिट है, 20 या 30 रुपए लिमिट है। एक बंदा अगर पॉवर्टी लाइन एक दिन का 30 रुपए कमाता है तो वो पुअर नहीं बोलते हमारी सरकार के हिसाब से। अब ये मेरे ख्याल 30 रुपए तुम्हारी इस बुक में लिखा होगा, अब ये 35-40 रुपए है। कि अगर बंदा 40 रुपए कमाता है तो महीने का कितना हो गया 30 दिन के हिसाब से? 1200 रुपए। तो अगर बंदा 1200 रुपए महीना कमाता है तो उसको बोलते हैं कि पुअर नहीं है। अब सोचो जो बंदे 1200 रुपए से नीचे जो कमाते हैं इंडिया के अंदर, वो कितने लोग हैं? 22%। तो मतलब अगर 140 करोड़ की बात करें कि पॉपुलेशन है और उस पर 22% लगा दे तो कितना निकल के आएगा? 14 इंटू में 22। हाँ जी। अभी इस फिगर के ऊपर जरा फोकस करना, इंटू में 0.22 निकल के आएगा 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ लोग कैसे हैं? कि जो महीने का 1200 रुपए भी नहीं कमाते फैमिली के अंदर। फैमिली की बात करें, फैमिली इनकम। मतलब अगर जैसे मान लो फैमिली के अंदर दो लोग हैं, उसने एक ने 700 कमाया, एक ने 700 कमाया, तो वो परिवार पुअर नहीं है। फैमिली की इनकम अगर हम बोले टोटल कुल मिला के कितना फैमिली कमाती है? 1200 रुपए। 2-3 जनों की फैमिली है तो 1200 रुपए में तुम सोच सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना तो दूध पानी में तुम लोग लगा देते हो। आगे, एग्रीकल्चर विद मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर विद मैक्सिमम शेयर ऑफ रूरल इकोनॉमी, ठीक है, हैज ग्रोन अ मियर रेट ऑफ 2.7% इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो लास्ट 50 ईयर्स में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर की कितनी डेवलपमेंट हुई है? 2.7%। ड्यूरिंग 2007 एंड 12 एग्रीकल्चर आउटपुट हैज ग्रोन अप। 2007 से लेके 2012, मतलब इस 5 साल के अंदर हर साल कितनी डेवलपमेंट हुई एग्रीकल्चर के अंदर? 3.2%। ठीक है। The share of agriculture sector to GDP was on decline and there has been increase in the share of industrial and service sector. तो the share of agriculture sector to GDP was on decline। इसका मतलब जीडीपी में हेल्प कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर कि नहीं कर रहा था? नहीं कर रहा था। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर धीरे धीरे जीडीपी को क्या लेकर जा रहा था? नीचे लेकर जा रहा था। ठीक है। एंड देयर हैज बीन, क्या बढ़ रहा था? क्या इंक्रीज हो रहा था? बोलो क्या इंक्रीज हो रहा था? इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी एंड सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। और आज भी ऐसे ही हो रहा है। देखो अभी हम गांव की अगर हम बात करें तो अभी लोग की क्या थिंकिंग हो चुकी है कि पढ़ लिख जाओ और उसके बाद कोई नौकरी लग जाए, सर्विस कर लो। इस चीज में क्या रखा हुआ है ना? ऐसा ही होता जा रहा है। और धीरे धीरे एजुकेशन बहुत पेस पे बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें बताऊं, एजुकेशन बहुत अभी जैसे यूट्यूब से जो रेवोल्यूशन जो है ना 2020 से अगर मैं बात करूं, एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनराइज हुआ है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल आ गए जो काफी सस्ते में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गांव से कितने बच्चे अपने फोन लेकर बस पढ़ते जा रहे हैं। और जियो ने ये जो कर दिया 1 GB डेटा और ये सब डेटा इतना सस्ता हो गया आज की डेट पे, तो एजुकेशन सेक्टर काफी अच्छे से इंक्रीज होता जा रहा है। अब स्टैटिस्टिक्स एकदम से बदलेगी एजुकेशन की। एंड अगर हम इंडिया की बात करेंगे ना तो इंडिया अब बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, बिकॉज एक बार एक बंदा एजुकेटेड हो जाता है, कुछ तो कमा ही लेता है, कुछ नहीं से तो अच्छा खासा कमा लेता है, उसको अच्छा बुरा अपना पता चल जाता है। अभी तुम कुछ वीडियोस देखो, दिखाऊंगा तुम्हें पता चलेगा। हाउएवर द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। जो पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट थी किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, उसके अंदर चेंज नहीं आया। देखो इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब निकल के आ रहा है। क्या मतलब निकल के आ रहा है? सोचो, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो हो नहीं रही। अगर डेवलपमेंट ना हो तो लोग बाग उसको छोड़ के निकल जाए, लेकिन जो लोग बाग इसके ऊपर डिपेंडेंट थे वो तो कम नहीं हो रहे थे। मतलब सेक्टर गिरता जा रहा है लेकिन लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो उसके ऊपर उतनी की उतनी है। मतलब कमाई कम होती जा रही है, अर्निंग्स कम होती जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेकिन अगर मान लो उस एग्रीकल्चर सेक्टर से 70 करोड़ लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आज भी कितने लोग हैं? 70 करोड़। लेकिन इनकम क्या होती जा रही है? कम। तो सिचुएशन खराब होती जा रही है। मोर ओवर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 19, मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम ये 1991। मोर ओवर आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डी एक्सिलरेटेड टू, कम होता रहा टू 3% ड्यूरिंग 1991-2012 विच वाज लोअर देन द अर्लियर ईयर्स। तो मतलब अगर 1991 से बात करें तो सब कितनी ग्रोथ दे रहा था?
3% की, मतलब 1991 से पहले ज्यादा ग्रोथ हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और 1991 के बाद स्लो ग्रोथ हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर की, बिकॉज लोगों की मेंटालिटी किसमें चली गई, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, पीछे के अगर तुमने चैप्टर्स पढ़े थे, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1991 में। तो वो पॉलिसी आई तो लोगों का किसके ऊपर इंटरेस्ट गया, इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखो सारी चीजें आपस में कनेक्ट करो, बोरिंग होता है थोड़ा बहुत इंडियन, लेकिन चीजों को कनेक्ट करो। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो लोग बाग ने क्या ओपन कर दी, इंडस्ट्रीज ओपन कर दी, सर्विस सेक्टर में जाने लग गए। ठीक है, सो रियल प्रोसेस ऑफ इंडिया इज पॉसिबल ओनली व्हेन रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल आर डेवलप्ड। इंडिया कब डेवलप होएगा, जब रूरल एरियाज के लोग अच्छे होंगे और रूरल पीपल, सो दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव। ठीक है, सिर्फ अगर अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट होती रहे, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट ना हो, तो ऐसा कुछ अच्छा होएगा ना। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें अभी भी पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है, रूरल एरियाज के अंदर, है ना। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सर क्या होता है रूरल डेवलपमेंट, अब इसको आपको लर्न करना है डेफिनेशन। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूस मतलब लगातार ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साल में 1 महीने 2 महीने 6 महीने ग्रोथ हो रही है, नहीं, डेली डेली क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर जगह, एवरीवेयर, मतलब 100%। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, 100 मतलब एजुकेशन में भी ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज में भी ग्रोथ होनी चाहिए, हर चीज में हमें ग्रोथ चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, इन एवरी एरिया वी वांट ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है, रेफर्स टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ, सोशियो इकोनॉमिक। अरे बताओ, तुम लोग को पता है सोशो, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस, अरे लोगों की सोशल डेवलपमेंट, अरे सोच के अंदर थोड़ा सा बदलाव आना है, मेंटल रेवोल्यूशन होना है, लिटरेसी इंप्रूव करना, हर चीज। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, ऑल ऑल एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। जो भी लोग इंडिया के रूरल एरियाज में जो रहते हैं उनकी एवरी 100% कॉम्प्रिहेंसिव क्या करनी है, एंड कंटिन्यूस हमें क्या करनी है, डेवलपमेंट। समझे मेरी बात, ही समझे, यस। तो रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वर्ड क्या याद रखना है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू improve the life of all the living people in the rural areas। ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। रूरल एरियाज की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग बाग कहां से पैसे कमाते हैं, एग्रीकल्चर से, with more than 2/3 of the India's population dependent on it। 2/3 का मतलब 75%। So development in agriculture will contribute to the betterment of the rural areas and rural people। रूरल एरियाज अच्छे होंगे, रूरल पीपल अच्छे हो जाएंगे। However, the term rural development includes not only the agriculture development but involves all those aspects which improves the quality of the life of the people। अब सिर्फ हमें एग्रीकल्चर अच्छा नहीं करना, हमें एजुकेशन भी अच्छा करना है, हमें हेल्थ केयर भी अच्छा करना है, प्लस जो रोड्स वगैरह जो बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अच्छे से करना है। बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट एम्स एट इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। तो कौन कौन सी कंडीशंस अच्छी करनी है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। इकोनॉमिक मतलब पैसों की, सोशल मतलब सोसाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करना है, एजुकेशन अच्छी करनी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे रही है। ठीक है, रूरल पीपल अकाउंट फॉर 3/4 of the total population, however they have always lagged behind the overall progress of the economy। तो इकोनॉमी आगे चलती रही लेकिन हमारे जो गांव है वो पीछे जाते रहे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड, अब ये ट्रेंड अच्छा है कि बुरा, बुरा है ना, अनडिजायरेबल, इसलिए इसको डिजायरेबल नहीं बोला, क्या बोला, अनडिजायरेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगेन टू बी डिजाइन सिंस द 70s। तो 1970 से ये लोग क्या करने लग गए, इसके बारे में सोचने लग गए, टू द प्रोविजन ऑफ 5 ईयर प्लान ऑफ द कंट्री। तो 5 साल की सरकार, कोई भी सरकार आती है कितने साल के लिए आते हैं, 5 साल की सरकार। तो हमने बोला गांव के अंदर भी क्या लेकर आएंगे, सरकार लेकर आएंगे, 5 साल की सरकार होगी जो किसकी डेवलपमेंट की बात करेगी, ग्रोथ की बात करेगी। ठीक है, कौन सी ग्रोथ, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ, कौन सी ग्रोथ, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ।
बस ठीक है, ये वर्ड याद होना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें बताऊं एक्चुअल में, देखो डरना नहीं है अपने को इंडियन से। इंडियन में जो है ना, सिर्फ आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स आने चाहिए हर एक आंसर के अंदर। जहां पे वो वर्ड लिखो ना, उसको क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। सामने वाले को देखे, हाँ भाई इसने वोकैबुलरी काफी अच्छी यूज कर रखी है, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी तो हम चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं, पीछे कभी हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं डिस्कस करे। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, असर्शन रीजनिंग पे। अभी तो तुम्हारे एमसीक्यूज भी तो आने हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां पे थोड़े से मार्क्स तुम लोग के ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। और पता है, अगर एमसीक्यू ज्यादा थे ना, तो उससे एक दिक्कत हो जाती है कि हमें हर लाइन को जो है ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी क्वेश्चन से आएगा, किसी भी लाइन से आएगा। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, देखो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज फॉर रूरल पीपल। ठीक है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, बोलो, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, उधार देना, है ना। हमें क्या देना है, फार्मर्स को लोन देना है। लोन देंगे, वो लोग चीजें खरीदेंगे, अपने पास टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे, और उससे अपने आउटपुट इंक्रीज करेंगे, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोन आराम से चुका देंगे, और धीरे धीरे वो सामान क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा। आज हम कोई भी चीज परचेज करते हैं, मान लो ईएमआई पे परचेज करें, ईएमआई कितनी चलेगी, 5-6 महीने चलेगी, उसके बाद तो चीज हमारी हो जाती है ना, उसके बाद तो हम ही कमाते हैं उससे। और मार्केटिंग फैसिलिटीज, अब देखो मेन दिक्कत क्या थी, ये प्रोड्यूस तो उगा ले, चलो इन्होंने उगा तो कर लिया इतना सारा, मतलब खेती बाड़ी कर ली, बेचेंगे कैसे, मार्केटिंग फैसिलिटी नहीं है। मार्केटिंग करने के लिए इनको एक मिडलमैन के पास जाना पड़ता था, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इनका सामान मंडी में लेकर जाता था और बेचता था, और बीच में क्या ले लेता था, सारी कमीशन खा जाता था। तो इनके पास कुछ बचता नहीं था, तो हमें इनके लिए क्या करना है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी, और इनको एक सस्ते में मार्केट प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, जहाँ पे इजीली जाके खुद अपना माल जितने रेट से बेचना है बेचे, इनका डिसीजन है, कोई बीच में मिडलमैन नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आज के डेट में देखो ना, आज के डेट में देखो, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन बताओ मेरे को, बताओ क्या क्या हो चुका है एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन, तुम सब चीजें सामने देख तो रहे हो। बोलो, बोलो बोलो। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम घूमते हो बाहर इधर उधर, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में बताओ क्या डाइवर्सिफिकेशन हुआ। मैं बोलूंगा तुम बोलोगे अरे ये तो हमें पता था, अभी बताओ कैसे, जैसे हम कहाँ देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, और और अरे प्रोडक्ट्स की बात करो ना, अरे पहले सिर्फ क्या बिकता था, हम क्या जानते थे, दूध दही पनीर, है ना, ये सब चलता था। आज की डेट में देख लो, मिल्क से क्या कुछ नहीं बन रहा। मिल्क से कितनी सारी चीजें, तुम्हारी आइसक्रीम्स जो इतनी पॉपुलर हो चुके हैं, तुम्हारी कोल्ड कॉफीज जगह जगह तुम पीते हो, तुम्हारी स्मूदीज जो तुम पी रहे हो, तरह तरीके के शेक्स बन चुके हैं। ठीक है, केक्स वगैरह जो इतने बनते हैं, उसके अंदर क्रीम बनती है, क्रीम किससे बन रही है, सारे मिल्क से बन रही है। ठीक है, वैरायटी ऑफ बटर्स आने लग गए कि ये फ्लेवर का बटर, उस फ्लेवर का बटर। ठीक है, फिर उसके अंदर बात करें तो दही के भी, आज की डेट में मदर डेयरी पे चले जाओ तो कितने फ्लेवर्स ऑफ दही आते जा रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है ना। मिल्क के सेगमेंट में ही देखो तो कितनी सारी डाइवर्सिफिकेशन आ चुकी है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। वो तो देखो टेक्नोलॉजी की बात है, वो थोड़ी ना हम डेली डेली देखते हैं, हम तो देख रहे हैं। तुम एक बात बताओ, पहले क्या होता था, ये दूध दही और ये पनीर सुना था। अभी आज तुम देखो, मिल्क की कितनी सारी चीजें तुम लोग कंज्यूम करते हो। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो बिजनेस क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। अब तो दूध की भी वैरायटी कितनी सारी आती है, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, डायमंड मिल्क, A2 मिल्क, और कौन कौन से मिल्क आ जाते हैं आजकल तो, प्रिजर्वेटिव मिल्क, 30-30 दिन तक जो दूध जो चल जाते हैं। ये सारा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ही तो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिग्निफिकेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बचपन में पढ़ा था तुमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता था। हाँ, फ्यूचर के लिए, रिसोर्सेज को इतना खराब मत करो, कुछ छोड़ दो आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का आजकल चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मिल्क, ये वो बहुत सारी चीज। ऑर्गेनिक का नाम जैसे ही वो डाल देते हैं, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाता है ना। ऑर्गेनिक मिल्क 100 रुपये लीटर, नॉर्मल मिल्क 50 रुपये लीटर, 46 रुपीज लीटर। ऑर्गेनिक का नाम डालते ही चीज डबल। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, किसकी बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो एक टाइम ऐसा आएगा, थोड़ा जो ना विजन क्रिएट करा करो माइंड के अंदर। देखो अभी क्या चल रहा है हमारे यहाँ पर, कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे जा रहे हैं, और फार्मिंग धीरे धीरे अब क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, फार्मिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जितने लोग फार्मिंग सेक्टर में हैं, वो कम होते जा रहे हैं। एक टाइम क्या आएगा, फार्मर्स कम हो जाएंगे,
उगाने वाले, और फिर उसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, फिर फार्मिंग सेक्टर्स के अंदर फिर सारी चीजें महंगी हो जाएगी, फिर फार्मर्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो मार्केट क्या हो जाएगी, सबसे पैसे वाली मार्केट हो जाएंगे, जो उसके अंदर टिका रहा दूर तक। समझ रहे हो मेरी बात? अभी अगर हम यूएसए वगैरह की बात करें तो वहां पे फार्मर सबसे रिचेस्ट फार्म होते हैं लोग बाग, फार्मर्स, क्योंकि क्या है, इतनी बड़ी बड़ी लैंड्स दे रखी है गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर फार्मिंग चल रही है, सबसे रिचेस्ट होते हैं वहां के। हमारे देखो इंडिया में फार्मर्स को बोलते हैं कि चलो भाई ज्यादा पैसे वाले नहीं है, यूएसए वगैरह की बाहर कंट्रीज की बात करें तो फार्मर सबसे रिचेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है ना, जो एग्रीकल्चर जो करती है वो बहुत कम है, तो लिमिटेड लोगों के पास बहुत सारी लैंड है और वो अपने मनमर्जी रेटों से क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। तो आगे चल के भी ऐसे ही होगा हमारे इंडिया में भी। Rural development aims at comprehensive change and the improvement of rural life in all aspects. Some of the areas which are challenging and need fresh initiative for development in India includes. तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्सेज की। सबसे पहले किसको डेवलप करना पड़ेगा, किसानों को। उनको चीज सिखानी पड़ेगी कि भाई कौन सी सीड्स अच्छी है, कौन सी टेक्निक अच्छी है, अब ये सॉइल जिस पे तू उगा रहा है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, इसमें कौन सी वैरायटी की सब्जियां उगाई जाए, इसके अंदर वैरायटी अगर ज्यादा करनी है तो कैसे करी जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इनके लिए आज की डेट में हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी होता है, जिसमें हेल्पलाइन करके कुछ भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए तो ले सकते हैं, है ना, देखा है ना टीवी में ऐड वगैरह आते हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स टू बी इम्प्रूव थ्रू फॉलोइंग मेजर्स: प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, पढ़ाई, especially on the female literacy, education and skill development, and better health facilities for the physical growth. Education and physical growth सबसे पहले किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज की। देखो अल्टीमेटली हर काम कौन कर रहा है, ह्यूमंस। अगर ह्यूमंस नहीं है तो कोई चीज ऑटोमेटिकली डेवलप होगी क्या, नहीं। ह्यूमंस डेवलपमेंट जरूर है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब पहले ह्यूमंस पे काम करो फिर किस पे काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इट इन्वॉल्व्स इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, जो इतने पावर कट्स होते हैं, पावर कट्स नहीं होने चाहिए, रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर हर जगह पानी पहुंचना चाहिए। क्रेडिट, लोन मिलना चाहिए फार्मर्स को। मार्केटिंग एंड, आज की डेट में शहरों की बात करें तो हर चीज पे लोन है ना, मोबाइल भी परचेज करना है तो उसका भी लोन मिल रहा है, हर चीज का लोन मिल रहा है, आज जूते परचेज कर उसका लोन मिल रहा है, महंगे कपड़े खरीदने उसके लोन मिल रहे हैं। हाँ, हर चीज की फैसिलिटी आज के डेट में। ठीक है, अब बाकी एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है, बाकी सब चीज का तो लोन मिलता ही था। मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी करो, इरिगेशन अच्छी करो, लोन्स दो, मार्केटिंग करो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी कर दो, इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ विलेज रोड्स, फ्रीयर रोड्स टू द नियर बाय हाईवेज, हाईवेज अच्छे करो ना, रोड्स अच्छी बनाओ। बेटर फैसिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, बेटर फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना। पहले उसकी रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, जब वो चीज अब अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज आपकी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकती है, फिर उसको क्या करना है, अपने डिसमिनेशन, लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, जैसे किसी को भी फोन मिलाते थे पहले कोविड के टाइम 2020-21 के अंदर, है ना, तो आता था ना अमिताभ बच्चन की आवाज, वो क्या था, डिसमिनेशन ही तो था। इतने गुस्सा आती थी ना कि पहले तो उसकी आवाज सुनो और फिर उसके बाद फोन पहुंचेगा, है ना, किसी को अब इमीडिएटली कॉल करना है तो। आगे, तो देखो ये चैप्टर को थोड़ा जो है ना लॉजिकली समझ जाओ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले किसको अच्छा करा, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को क्या अच्छी चाहिए, एजुकेशन एंड स्किल्स। दूसरा क्या था, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फिर दूसरा क्या था हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली दे दो, मार्केटिंग अच्छी कर दो, क्रेडिट फैसिलिटीज दे दो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर दो। रटने की क्या जरूरत है अंदर से। और रिसर्च करो, रिसर्च वगैरह, और उसकी फिर क्या होनी चाहिए, डिसेमिनेशन। ठीक है, अब पहले इन्होंने वैक्सीन की रिसर्च करी कि पहले से इन्फॉर्मेशन आने लगी थी, वैक्सीन लगा लो वैक्सीन लगा लो। पहले वैक्सीन की रिसर्च है, उसके बाद बोला कि वैक्सीन अब हमारी 95% काम करे, वैक्सीन लगाओ। ठीक है, तो पहले क्या होगी, रिसर्च होगी, एंड फिर उसकी इंफॉर्मेशन की क्या होगी, डिसेमिनेशन। आगे, लैंड रिफॉर्म्स। अब क्या करो, जमीन के ऊपर आ जाओ, लैंड रिफॉर्म्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने कुछ लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे पहले, पहले के चैप्टर्स में। कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे, लैंड सीलिंग करके कुछ पढ़ा था, लैंड सीलिंग करके कुछ पढ़ा था, क्या होता था लैंड सीलिंग।
हाँ, नहीं याद? लैंड सीलिंग करके टॉपिक हमने पढ़ा था कि एक लिमिटेड लैंड हर किसी के पास होगी, बहुत लोगों के पास बहुत सारी लैंड थी, तो एक उस लिमिट के ऊपर जो भी आपके पास लैंड होगी हम दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देंगे। लैंड सीलिंग वगैरह पढ़ा था, है ना? तो एलिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशंस, एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर, इतनी मुश्किल लैंग्वेज है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल बाय वाइंडिंग देयर लैंड बेस, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। दो शुरू के दो तो बिल्कुल नहीं समझ में आए होंगे, लास्ट के दो तो समझ में आए होंगे थोड़े थोड़े। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, तो ये तो समझ में आया ना, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन। आगे, इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। अब तुमने देखो, एक बंदा था फार्मर, स्मॉल फार्मर्स, उसके पास छोटी सी लैंड थी। अब छोटी सी लैंड पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, कम प्रोडक्टिविटी होगी तो सेल भी कम होगी, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, तो कम प्रॉफिट से उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या आया, लैंड सीलिंग, कि हर किसी के पास लगभग बराबर क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। अब अगर इसकी मैं लैंड को बढ़ा दूं, इसका जो लैंड बेस है उसको मैं क्या कर दूं, बड़ा वाइडन, इसका जो लैंड बेस है जितनी लैंड पे काम कर रहा है उसको मैं ज्यादा बड़ा कर दूं, तो क्या अब इसकी इनकम बढ़ेगी? बोलो होगी ना, बस यही चीज थी। आगे, एक्चुअलाइजेशन ऑफ गोल्ड टू द लैंड टू द टिलर। अब इसकी बात क्या थी, लैंड टू द टिलर, लैंड किसको जानी चाहिए, लैंड टू द टिलर। टिलर कौन होता था, कल्टीवेटर, जो लैंड के ऊपर काम करता था। तो लैंड सीलिंग में क्या था कि जो लैंड जो है वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, कल्टीवेटर्स को, और कल्टीवेटर्स कौन होते थे, टिलर्स। गोल ऑफ लैंड टू द टिलर्स, हमें लैंड किसको पहुंचानी है, टिलर्स। ठीक है, आगे, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इन टिलर्स के ऊपर ये जो जमींदार से क्या करते थे, एक्सप्लॉइटेशन, क्या लेते थे इनसे, लगान। एक्सप्लॉइटेशन करते, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब इतनी मेहनत मेहनत करवाना और उसके बदले पैसे नहीं देना, यही होता है ना एक्सप्लॉइटेशन। अगर मैं काम के एक्सप्लॉइटेशन की बात करूं, क्या मेहनत इतनी करवाते हैं, पैसे ऐसे देते नहीं। तो एक्सप्लॉइटेशन इन लैंड रिलेशंस। अब लैंड रिलेशंस में एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है, किसी के पास इतनी सारी लैंड है, किसी के पास कम लैंड है, जिसके पास लैंड है वो सामने वाले पे क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो इसको एलिमिनेट करना है, इस एक्सप्लॉइटेशन को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस। तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स में देखो, अब इस 4 पॉइंट्स को हमें लर्न करना है। 4 पॉइंट्स को क्या करना है, लर्न करना है। कैसे लर्न करते हो तुम लोग, एक तो बात करो कि सर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन की बात करो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पर। फिर किसकी बात कर रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पुअर, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, लैंड टू द टिलर। ठीक है, और हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है क्या, एक्सप्लॉइटेशन, किसके बीच में, लैंड रिलेशंस के बीच में। एंड यहाँ पे अगर मैं लैंड रिलेशंस की बात करूं तो कौन आते थे, जमींदार वर्सेस टिलर्स। ठीक है, लर्न हो जाएगा, लर्न कर लो। इंपॉर्टेंट आंसर, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बेसिकली प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कैसे होगी रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले किस पे फोकस करा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा किस पे करा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा किस पे करा, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड अच्छे से करा। अगला क्या, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना है अब धीरे धीरे। As stated earlier, around 30% of the total population is still below the poverty line, so there is a serious need for taking serious steps for the elevation of poverty and bringing a significant improvement in the living conditions of the weaker sections. तो इसमें लाइन क्या है, significant improvement in the living conditions of the weaker sections, बस और तो कुछ भी नहीं है। लर्न में और क्या आता है इस पर, इंप्रूवमेंट करना है इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर्स। आगे की लाइन तो खुद बना दोगे ना, उसमें तो कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है ना। आगे, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। तो फार्मिंग के अलावा और जो चीजें उनको क्या करो, इंक्रीज करो। जैसे सर गाँव में सिर्फ फार्मिंग थोड़ी ना करते लोग बाग, किसी की और छोटी मोटी दुकानें भी होती है, ग्रोसरी स्टोर्स भी होते हैं, कुछ चीज मैकेनिक्स भी होते हैं चीजों को ठीक करने के लिए। उन चीज के ऊपर भी हमें क्या करना है, फोकस करना है, उन अपॉर्चुनिटीज को भी लेके आना है। टीचर्स भी होते हैं, मास्टर जी, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें अच्छा करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमें क्या देखना है ना, लोग बाग अपने क्या अलग अलग काम ओपन करें, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर, कि पापा खेती कर रहे हैं बाकी सारा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं। कोई और छोटी मोटी दुकान खोल के देखो, कोई और छोटा मोटा काम करो, है ना, स्टिचिंग वीविंग ये वो। और क्या करते थे उस टाइम पे,
उसको क्या बोलते थे? हाँ, डेल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? पॉट्स बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। ठीक है, तो मतलब फार्मिंग के अलावा और चीजों के ऊपर भी लोगों को क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। अल्टीमेट डिपेंडेंसी फार्मिंग पे मत रखो। समझ में आए कौन कौन से पॉइंट्स थे? फटाफट से मेरे को देख के कौन बताएगा 5 पॉइंट? यहाँ से रिवाइज करो फटाफट। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी हटानी है, एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स ऑफ ईच लोकेलिटी। गांव में हर जो भी लोकेलिटी है उसमें हमें क्या इंप्रूव करने, उनकी क्या करनी है हमें? डेवलपमेंट। बोलो, हो गया? सबसे पहले किस पर अटैक? ह्यूमन रिसोर्स। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिफॉर्म्स। ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे करना है, लेकिन मैंने बोला सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉवर्टी को हटाना है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन का मतलब क्या? हटाना। ठीक है, अब तुम ऐसे मत लिखना रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन वर्ड लिखो। हेडिंग्स कम से कम वही लिखो जो बुक में लिखा है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो हमें कमा के दे, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। हर एक लोकेलिटी के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की हमें क्या करनी है? डेवलपमेंट। हुआ? डन। चलो आगे। रूरल क्रेडिट, उधार देने की बात। अब ये काफी अच्छा ही चीज है, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, अभी तक हमने सिर्फ क्या करा है? एक रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन थी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड अभी ये 5 पॉइंट हमने पढ़े। ठीक है, 5 पॉइंट ये हमने करे। अब क्या आ रहा है? रूरल क्रेडिट। तो ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। इन्फ्यूजन का मतलब पैसा बिजनेस में लगाना। कैपिटल का मतलब जो मनी आपने बिजनेस में लगाई उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, देखो सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास बिजनेस के अंदर, उस अपॉर्चुनिटी के टाइम अगर आपने पैसे लगाया तो आप कमाओगे, और अपॉर्चुनिटी के बाद पैसे लगाया तो कोई फायदा रहेगा नहीं। जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो लोगों ने फटाफट से क्या करा? मास्क वगैरह बनाने की वो लगाई, और जिसने सबसे पहले बना दिए उसको तो फायदा हो गया भाई, एक एक सस्ता सस्ता मास्क 10 10 5 5 का बेच दिया। उसके बाद वही मास्क 2 2 रुपए का भी नहीं बिक रहा था, क्योंकि मार्केट में इतने मास्क हो गए थे एक टाइम के बाद, पहनने वाले कम थे और मास्क इतने बने हुए थे। अब जिसने टाइमली कैपिटल लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिए उसने। ठीक है, बहुत लोगों ने इंपोर्ट करे वो सारे थर्मामीटर्स वगैरह, वो सब चेक करने के लिए, ऑक्सीजन पल्स वो चेक करने वाले वो बहुत बिके थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इतने सारे बिके थे, जिसका ऑक्सीजन सिलेंडर्स का काम था, उन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे उस सिचुएशन के अंदर। हॉस्पिटल्स वालों की तो बात ही क्या। तो सीधी सी बात है, कोई किसी को भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, पहले टाइम देखो किस टाइम पे पैसे लगाने, उस टाइम तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तो टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, अगर टाइम नहीं है उस टाइम पे तुम पैसे इन्वेस्ट, गलत हो जाएगा। टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जैसे मान लो ये फार्मर है, ये फार्मिंग करता है पोटैटोज की, बालू, नहीं आलू तो हर टाइम आते हैं। एप्पल्स की, एप्पल्स का सीजन कौन सा होता है? समर के विंटर, समर सीजन। अब तुम सोचो समर्स में इसके पास पैसे नहीं है, एप्पल के इसके खेत है, इसके पास बीज लाने के पैसे नहीं है एप्पल्स के, कैसे कमा पाएगा? नहीं। उस टाइम इसके पास इतने पैसे होने चाहिए कि भाई मैं पूरे जितने मेरे पास फार्म्स है वो सारे के सारे क्या हो जाए, उसके अंदर सीड्स वगैरह हो जाए, फार्मिंग हो जाए पूरी अच्छे से, इरिगेशन वगैरह सब कुछ हो जाए, ताकि मैं अच्छे से पैसे कमाऊं। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब आपको पैसे की जरूरत है सबसे ज्यादा पीक सीजन जो है उस टाइम आपके पास पैसे होने चाहिए। आगे, इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द इनकम। अब देखो, आज इसने सीड्स डाले एप्पल के, पेड़ एक दिन में आएगा, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, 6 7 महीने लग जाते हैं पेड़ आने में। तो टाइम देख रहे हो कितना ज्यादा है। मतलब अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टाइम गैप, लंबा समय है, आज इसने अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए वो खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन
क्रॉप सोइंग, आज इसने 20 डाले, अब इसका पैसे कब आएंगे? 7-8 महीने बाद, जब पेड़ एकदम अच्छे से हो जाएगा, एप्पल्स वगैरह आ जाएंगे। कितना टाइम लग जाता है? कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपने पैसे इन्वेस्ट कर दो, 6 महीने बाद पैसे आए, यही एक ऐसा बिजनेस है। बाकी सब में तो इंस्टेंट रिटर्न आ जाते हैं, कुछ कुछ तो सेल्स चालू हो ही जाती है। छोटी सी दुकान आप खोलते हो तो कुछ कस्टमर्स तो आने ही लग जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स ऑन, तो ये क्या छोटे फार्मर्स है, वो क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं उधार पे, उससे सीड्स परचेज करा, फर्टिलाइजर्स परचेज करे, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज, मैरिज करनी है, किसी की डेथ हो गई, किसी की कोई रिलीजियस सेरेमनी है, जागरण वगैरह करवा दिया, उस चीज के पैसे, ये वो, तो सारा क्या चल जाता है फिर? उधार पे ले लेते हैं इन 6-7 महीने में जो बिजनेस जो चल रहा है, क्योंकि पैसे तो अभी नहीं आने वाले ना, अभी तो पैसा किस में गया? सीड्स वगैरह में गया, हमारे पास कोई सेल्स तो होने नहीं वाली, तो अभी उधार में सब कुछ चल रहा होता है। सो क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज क्रूशियल फॉर रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स। तो एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या चाहिए? रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम जो फार्मर्स को जब चाहे उनको पैसे दे दे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये जो जमींदार थे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेते थे। सरकार जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग से तो ज्यादा लेती है, लेकिन उन लोग से कम लेती है। सर ऐसा क्यों करती है सर? इतना ज्यादा रिस्क होता है ना पैसे को देने में। देखो, जिस भी पर्सन के हो पैसे देने में बैंक को सबसे ज्यादा रिस्क लगता है, वो उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? मतलब एक पर्सन है जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत करोड़ों रुपए हैं उसके पास, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर लोन मांगने जाती है 200 करोड़ का, उसको क्या ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, क्योंकि इनको पता है पैसा दिया आ ही जाना, तो वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोन ले ले। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करे? हम लोग लेते छोटा छोटा लोन, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है। और थोड़ा सा क्या रहता है इनको बैंक्स वालों को? रिस्क रहता है कि कहीं हमारा पैसे डूब ना जाए, बैड डेट, ठीक है। जितना इनको डर लगेगा हमारी प्रोफाइल के अंदर, देखो हर एक बंदे की ना प्रोफाइल बनी होती है बैंक के अंदर। अभी जब तुम बैंक में धीरे धीरे अकाउंट ओपन करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी एक ना प्रोफाइल बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही तुमने पहला अपना अकाउंट खोला अपने नाम से, जो भी तुम कर रहे हो बैंक के अंदर, तुम 1,000 रुपए डाल रहे हो, 2,000, 5,000, 6,000, जो मर्जी डाल रहे हो, तुम्हारी प्रोफाइल बननी स्टार्ट हो जाएगी। 3-4 साल के अंदर तुम्हारी प्रोफाइल बन जाती है, फिर तुम अपने जिंदगी का पहला पहला लोन लेने के लिए जाओगे बैंक के अंदर, तो तुम्हारी प्रोफाइल पूरी चेक होगी। तो उसके अंदर स्कोर होता है जिसका नाम होता है सिबिल स्कोर। क्या होता है? सिबिल स्कोर, ये मैंने पहले भी बता रखा है आपको, सिबिल स्कोर होता है। स्कोर जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा उतना कम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये जितना खराब होगा, पहली बात तो लोन मिलेगा नहीं, कोई बैंक लोन देगा तो हाई, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। तो सिबिल स्कोर जो अच्छा, जो हाँ, अच्छा सिबिल स्कोर आज की डेट में जो बोला जाता है वो बोला जाता है 800+, 800+ आपका सिबिल स्कोर। टोटल सर ये कितना रेट होता है? 950 तक जाता है गेस। 950 में से आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? 800+, मतलब 80+ जाना चाहिए आपका स्कोर, तो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। 850+ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मेरा 857 आया, अभी मैंने चेक करवाया। अब ये कैसे हुआ? मैं छोटे छोटे लोन्स लिए, उनको टाइमली रीपे कर दिया, फिर मैंने बड़े बड़े भी लिए, उनको मैंने टाइमली रीपे करना जरूरी है। छोटे 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 वो करके और वो रीपे करना जब भी प्रोफाइल बनती है, वरना नहीं बनती। अब एकदम से मैं बैंक के पास जाऊं और बोलूं मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, वो मेरी शक्ल देखेंगे, मैं उनकी शक्ल देखूंगा, ठीक है, क्योंकि स्कोर तो बना ही नहीं। ठीक है, तो स्कोर धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर से आप स्कोर बनाओ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए छोटे छोटे लोन उठाओ, उसको टाइमली पे कर दो, आपका स्कोर बन जाएगा। तो बैंक का थोड़ा सा ट्रस्ट इंप्रूव हो जाता है कि इसने बहुत पहले से लोन ले रहा है कर। हाँ, और क्या है। और दीदी का आज तक नहीं लिया, अभी लोन ले रहे हैं, तो इनका स्कोर वो ज्यादा अच्छा नहीं है, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे रेट ऑफ। हाँ, पहले मेरे को कोई कंपनी क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करती थी, अब मेरे को सारी कंपनी क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं, सारे बैंक्स। तो स्कोर बनाना, जैसे मैंने मान लो पहले कोई क्या लिया, मान लो लैपटॉप लिया, ये मैंने क्रेडिट पे लिया, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर था, जिस पे ईएमआई नहीं लगती। ये जितने वो भी टीवी जितने भी लगे हुए, ये मैंने ईएमआई पे लिया, ये भी ईएमआई पे है, ये माइक ये भी ईएमआई पे है।
मैंने चलो आगे। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये थोड़ी सी जो ना देखो, sources of rural credit. With growing modernization of agriculture during post-green revolution period, a requirement of agriculture credit has also increased in the recent years. Broadly, there are two sources from which farmers can raise loans. देखो आजकल farmers कहाँ से loan ले सकते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब ये जमींदार वगैरह, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब बैंक्स। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दीज टू सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिट इन इंडिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन है? देखो, मनी लेंडर से पैसे लिए, जमींदार वगैरह जिनका काम ही पैसे देना, रिलेटिव से पैसे ले लिए अपने, ट्रेडर्स एंड कोई कमीशन एजेंट्स हैं उनसे पैसे ले लिए, रिच लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जिनके पास बहुत। आगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन हो गए? कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट के बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट से पैसे ले लिया, नाबार्ड से पैसा लिया। इसकी फुल फॉर्म याद करना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, कौन सी? एसएनजी, हाँ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ ठीक है, तो ये अभी सब चीज हम ना डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अब आगे सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल, किससे? गवर्नमेंट से। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू अभी पढ़ेंगे ना। देख सारा अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहला सोर्स क्या आ गया? मनी लेंडर्स। देखो, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग मेजर शेयर्स ऑफ फार्म क्रेडिट। द पीजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एग्जॉर्बिडेंट, एग्जॉर्बिडेंट वर्ड याद कर लो, सुना है ये वर्ड पहले? एग्जॉर्बिडेंट का मतलब होता है काफी हाई प्राइसेस। तो कभी शॉपिंग करने के लिए जाओ ना, तो भैया आपकी दुकान के प्राइसेस तो एग्जॉर्बिडेंट है। वो बोलेगा है मैडम क्या? दोबारा। एग्जॉर्बिडेंट मतलब वेरी हाई प्राइसेस, मतलब वर्ड्स को थोड़ा सा लाइफ में क्या करने लगे ना, सब्स्टिट्यूट करने लग जाओ, तो वो चीज हमारी लाइफ में आती है। अभी तुमने एक बार पढ़ा और तुमने अगर इसको यूज नहीं करा ना, भूल जाओगे। एग्जॉर्बिडेंट मतलब वेरी हाई। अब जब भी वेरी हाई लगाना हो ना, बहुत ज्यादा, तो क्या वर्ड डालोगे? एग्जॉर्बिडेंट। मतलब भाई परेशान कर रहा है घर पे, एग्जॉर्बिडेंट ट्रबल मत कर तू मेरे को, वो बोलेगा। ठीक है, मम्मी आपने रोटी में एग्जॉर्बिडेंट घी लगा दिया, आपको पता नहीं मैं डाइटिंग पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जॉर्बिडेंट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। अब इन बेचारों को तो हिसाब किताब रखना नहीं आता। मान लो ये स्मॉल फार्मर, इस बेचारे को कैलकुलेशन, हालांकि इसका मैथ सबसे फेवरेट है, मान लो ये फार्मर, इसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं आती। अब इसने मेरे से लिए थे सिर्फ 10,000 रुपए, एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो महीने का कितना था? 4%। अब मैं कैलकुलेशंस में क्या कर दूंगा? मैनिपुलेशन, अपने हिसाब से इसके पैसे बढ़ा दिए। इस बेचारे को पता नहीं, ये सिर्फ आके पूछते रहते हैं मालिक अब कितने पैसे बचे, मैंने कहा इतने, फिर ये पूछते मालिक कितने पैसे, मैंने कहा इतने पैसे। ना ही हिसाब किताब चेक करता ना कुछ, की नॉलेज नहीं होती स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, आगे रिलेटिव्स, ये तो सबसे ज्यादा काटते हैं। आगे कल्टिवेटर्स बोरो फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो अगर अगर तुम्हें क्राइसिस आ गया और रिलेटिव से पैसे लेने लग गए, तो दीज लोन्स आर अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स। ठीक है, जान पहचान में दे दिए, एंड नो इंटरेस्ट, ये क्या बोल दिया? नो इंटरेस्ट एंड आर नॉर्मली रिटर्न आफ्टर हार्वेस्ट।
तो बोले कि तुम्हें रिलेटिव से नो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, एंड उसके पैसे तुम वापस कर देना जब तुम्हारी हार्वेस्ट हो जाएगी, मतलब जब प्रोडक्शन वो हो जाएगी, फार्मिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो जाएगी, चीजें बिक जाएगी, पैसे आएंगे, उसके पैसे दे देना। ठीक है, तो ये बात बुकिश नॉलेज अच्छी लगती है, कौन सी सर, नो इंटरेस्ट। आगे ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, किसकी बात करेंगे, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीजेंट्स फॉर द मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स का मतलब, अरे नहीं ना, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, नहीं पता, अरे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो ये मान लो ये ट्रेडर है, कमीशन एजेंट, मैं स्मॉल फार्मर्स, मैं इसके पास गया, साहब पैसे दे दो, इसने बोला अपनी क्रॉप दे दो, तो मेरी जो खेती बाड़ी है जो पूरी जो खड़ी हुई है, इसने उसको क्या कर दिया, मॉर्गेज कर लिया, कि कल को अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो वो खेत किसके हो जाएंगे, इसके। सीधी सी बात, मेरे खेत की जो वैल्यू है वो अगर 1 लाख की है, तो ये मेरे को कभी भी 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं देगा, बहुत ही कम देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार रुपए देगा। ठीक है, तो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, गिरवी रखवाना। क्या गिरवी रखवाना पड़ता है, गिरवी ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स तो गिरवी रखेगा ही रखेगा, तो सर क्या ये इंटरेस्ट लेगा क्या आपसे, हाँ इंटरेस्ट तो लेगा, क्योंकि कल को मैंने पैसे चुका दिए इसको, तो इंटरेस्ट ही तो कमाएगा, कौन सी मेरी क्रॉप्स ले जाएगा पैसे देने के बाद। अगर मैं पैसे नहीं दिया तो इंटरेस्ट भी ये मतलब काट लेगा मेरा। कैसे काटेगा सर, क्रॉप्स बेचेगा, 1 लाख की बिक गई, मुझे देने थे 70 हजार, प्लस 6 हजार का इंटरेस्ट, तो 6 हजार का इंटरेस्ट भी ले लिया। ठीक है, हाँ अबे भाई क्रॉप अलग से कैसे, पूरी लैंड ही बेच दी इसने। हाँ हाँ, ऑन अ कंडीशन दैट क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट अ लो प्राइसेस। अच्छा एक और कंडीशन देखो, ऑन अ कंडीशन दैट द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट अ लो प्राइसेस। अब इसका भी मतलब समझो, देखो काफी तरीके के एग्रीमेंट हो सकते हैं, मैं इससे पैसे लेकर आया, इसने बोला पैसे नहीं देगा, तो कल से लैंड, अगले दिन से ये लैंड किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। या फिर इस लैंड के ऊपर जो तू हार्वेस्टिंग जो कर रहा है वो सारी की सारी क्या होगी, मेरी हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, जो तूने ये जो एप्पल्स जो तू उगा रहा है, ये एप्पल्स कल को तू मार्केट में बेचेगा, तो कितने के बेचेगा, 1 लाख के, मुझे बेच दे 50 हजार के, कर ले तू फार्मिंग, मैं तेरे से एप्पल्स खरीद लूंगा, लेकिन मार्केट में बिकेंगे 1 लाख के, मैं कितने के खरीदूंगा, 50 हजार के। तो देखो लिखा है ना, ऑन अ कंडीशन दैट द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट अ लो प्राइसेस। कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है। आगे रिच लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, तो स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स एंड द टेनेंट्स टेक लोन्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स for meeting their financial requirement. Landlords also charge high rate of interest on such loans and exploit the peasant, particularly small farmers and the peasants. तो जितना स्मॉल फार्मर होता था उसको उतना ज्यादा क्या करते थे लोग, परेशान करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, परेशान का मतलब एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो अगर कोई घर पे छोटा बहन भाई परेशान करे तो, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब करते रहो यूज, और तुम्हारी वोकैबुलरी हो जाएगी अच्छी। आगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन थे, द वेरियस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय लेंडिंग देम ऑन अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या करते हैं ना, एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। और उसको हमेशा किस में रखते थे, कीप इन अ डेप्ट ट्रैप। वो बेचारे जितना कमाते थे सारा सारा किस में चला जाता था, इंटरेस्ट में, मूल तो वो चुका ही नहीं पाते थे, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा होता था कि वो बेचारे हमेशा किस में फंसे रहते थे, डेट के अंदर, कर्जों में फंसे रहते थे। A major change occurred कब हुआ, 1969 when India adopted the institutional credit approach towards various agencies. Government established institutional sources with the following objectives. अब देखो बैंक्स क्यों बनाए गए, दो चीज, टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट चीप इंटरेस्ट रेट। एडुकेट क्रेडिट मतलब जितना उनको पैसा चाहिए वो मिल जाए सस्ते दामों पर। आगे टू असिस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन रेजिंग देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजिंग देयर इनकम, कि तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करो, रेज करो, एंड अपनी इनकम को क्या करो, मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से सोर्सेज है एग्रीकल्चर क्रेडिट के, एक है कोऑपरेटिव क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखो ध्यान से, कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इज टू लिबरेट liberate the Indian peasants from the clutches of money lenders and to provide them clutches to them credit at a low rate of interest। तो cooperative banks के क्या काम है, cooperatives क्या कर रहे हैं, लिबरेट, लिबरेट का मतलब लिबरलाइजेशन, हमने फ्री, फ्री करना, फ्री करना है किसको, इंडियन पीजेंट्स को, पीजेंट्रीज फार्मर्स, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स, उन्होंने जो पकड़ रखा है ना उनको, क्लचेस, जैसे वो ईगल होता है ना, उसके क्या होते हैं, क्लॉज, जिसके अंदर वो अपने शिकार को पकड़ के ऊपर उड़ा के ले जाता है, वैसे इन्होंने हमें क्या पकड़ रखा है, अपने हाथों से पकड़ रखा है, निकलने नहीं देते, क्योंकि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, डेब्ट ट्रैप में हमें फंसा रखा है, टू प्रोवाइड देम क्रेडिट एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है,
तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हम आपको पैसे दे देंगे ताकि तुम इनसे बच के निकल जाओ। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द, देखो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बैंक्स का क्या नाम है, लैंड की डेवलपमेंट के लिए। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। अब देखो ये बदले में आपसे क्या लेंगे, मॉर्गेज करेंगे आपकी लैंड। कल को आप पैसे नहीं दे पाए तो लैंड किसकी होगी, इन बैंक वालों की हो जाएगी। ये हर चीज आज की डेट में, अगर आप कार लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, उसमें भी तो ऐसे ही होता है। कल को अगर आपने कार के पैसे नहीं दिए, ईएमआई नहीं दी, कार उठा के ले जाते हैं 3-4 महीने की, अगर आपकी ईएमआई अगर टाइम से नहीं गई। फिर होम लोन की अगर नहीं देते तो सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास होते हैं, बैंकर्स के पास होते हैं। वो बैंक को क्या कर देते हैं, ऑक्शन कर देते हैं। प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ऑक्शन कर देते हैं, बेच देते हैं। 1 2 3 प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है, और बैंक अपने पैसा रिकवर कर लेते हैं, हर चीज करते हैं। ऐसे ये लोग करते थे। लैंड के अगेंस्ट आप पैसे तो ले लो, लेकिन कल को नहीं दे पाए तो लैंड किसकी हो जाएगी, बैंक वालों की। Loans are provided for permanent improvement of land, purchasing agriculture implements and for repaying old debts। तो लोन किस चीज के लिए मिल रहा है, अगर तुम्हें लैंड परचेज करनी, उसकी इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए लोन मिल गया आपको। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह आपको कुछ परचेज करना है उसके लिए। एंड फॉर रिपेइंग ओल्ड डेट्स, पुराने कोई कर्जे आपने ले रखे हैं उसको तुम्हें चुकाना है तो उसके लिए आपको हम पैसे देंगे। ठीक है, चलो आज हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।